हेलो गाइस, वेलकम टू आरती एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि हमने लास्ट यूनिट में जब टैक्सेशन पढ़ा था, हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरह के दो टैक्सेस होते हैं, राइट। तो अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगी तो पूरा यूनिट समझना आपके लिए थोड़ा आसान होगा। सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली यहाँ पर कलेक्ट कर रही है। ऑल्सो ये हमने जो इनकम अर्न करी या हमने अगर कोई प्रॉफिट बनाया तो ही हमसे लिया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये देखा जाता है कि हमने क्या गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम किए, उसके ऊपर हम पर टैक्स लगेगा। और यहाँ पर इन्हें कलेक्ट कौन करता है? जिससे हमने सामान खरीदा, तो एक इंटरमीडियरी होता है और वही गवर्नमेंट को ये हमारी तरफ से डिपॉजिट भी करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव है नेचर में। प्रोग्रेसिव कैसे है? प्रोग्रेसिव हो गया कि जो यहाँ पर जितना ज्यादा अमीर होगा वो उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा। अगर यहाँ पर कोई बहुत गरीब है तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत तक नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर गरीब ने 1 केजी आटा खरीदा और अमीर ने 1 केजी आटा खरीदा, तो दोनों के लिए यहाँ पर जीएसटी रेट सेम रहेगा। तो ये बोलते हैं इसे रिग्रेसिव इन नेचर, जहां पर हम किसी भी तरीके से ये नहीं देख रहे हैं कि कौन यहाँ पर कितनी इनकम अर्न कर रहा है। तो एक तरीके से गरीब के पॉकेट पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, अब समझ में आ गया। और टैक्सेस होते क्यों हैं? ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अपने ऑपरेशंस रन कर पाए, हमें बेटर सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एक्सेट्रा चीजें प्रोवाइड करे। तो टैक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट हम पर टैक्स लगाती है और हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। हम कौन है? इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंटिटीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अब इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो दोनों ही हमसे टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा रिफॉर्म्स यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है टैक्स हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस की। तो जब यहाँ पर टैक्सेस गवर्नमेंट लिवाई कर रही है तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में ये एक हमारे टैक्स पेयर के ऊपर डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे हम सभी लोग अपने इनकम टैक्सेस को डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पे कर रहे हैं। अब ये जो टैक्स का बर्डन है ये हम दूसरे किसी पर्सन को शिफ्ट नहीं कर सकते, हमें अपने टैक्स खुद से फाइल करने हैं। जैसे कि इनकम टैक्स हमने पे किया। अब अदर टैक्सेस में यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स में आते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जो हमारे गुड्स और सर्विसेज पर लग रहे हैं इंस्टेड ऑफ हमने क्या इनकम जनरेट की। तो यहाँ बर्डन हमारे दूसरे पर्सन पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे हमने किसी रिटेलर से सामान खरीदा तो अब उनको हमारे जगह से ये टैक्सेस फाइल करने हैं, तो वो हम पर चार्ज करेंगे, हमने पैसा दिया है। तो सेल्स टैक्स यहाँ पर कंज्यूमर पे करेगा लेकिन कलेक्ट यहाँ पर सेलर कर रहे हैं और गवर्नमेंट को रेमिट करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर जीएसटी से पहले काफी सारे इंडिया में होते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी। अब यहाँ क्या हुआ, ये जितने भी टैक्सेस थे इनको सबस्यूम कर लिया गया, इनको सबको जीएसटी में डाल दिया गया। हमारी 4 टैक्स स्लैब्स में कौन कौन से थे? 5%, 12%, 18% और 28%। जिनमें से इन 2 टैक्स स्लैब्स को अब रिमूव करने की बात हो रही है। इसके बारे में जानना है तो यहाँ आई बनकर आ रहा होगा, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही आते हैं। तो करेंटली हम जीएसटी पे करते हैं जो कि जुलाई 1 2017 से इम्प्लीमेंट हो गया था हमारे ऊपर। तो डिफरेंसेस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में? तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिवाए होते हैं इनकम एंड प्रॉफिट्स के ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज जो हमने कंज्यूम किया, परचेज किए, पेमेंट हम डायरेक्टली या गवर्नमेंट को करेंगे, यहाँ पर रिटेलर, होलसेलर जिससे भी सामान खरीदा। बर्डन यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सकता, यहाँ पर हो जाता है। टैक्स इवेजन, यहाँ पर हम अपनी इनकम कम दिखा दें, प्रॉफिट कम दिखा दें, यहाँ तो जो सामान खरीद रहे हैं उस पर एक टैक्स रेट लगेगा, तो यहाँ टैक्स इवेजन की प्रोबेबिलिटी कम है।
इन्फ्लेशन का इफेक्ट यहाँ पर आप देखोगे कि आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है, एज गवर्नमेंट के पास आप पैसा दे रहे हो और यहाँ पर वो जो पैसा है वो प्रोग्रेसिव नेचर में जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। नेचर की बात करें तो ये प्रोग्रेसिव है और ये रिग्रेसिव, ये मैंने अभी आपको समझाया था कि क्या होगा। इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ इनइक्वालिटी कम हो रही है क्योंकि जिस पर ज्यादा पैसा है वही टैक्स दे रहा है। यहाँ उल्टा है, यहाँ सबको टैक्सेस पे करने हैं और बराबर टैक्स पे करने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यहाँ ज्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी थी और ये डायरेक्ट टैक्सेस की। ग्रोथ की बात करें तो हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम होगी। यहाँ क्योंकि टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं, लोग कम कंजम्पशन करेंगे, तो यहाँ पर सेविंग्स एनकरेज होती हैं। कवरेज की बात करें तो केवल टैक्स पेयर्स जो टैक्स ब्रैकेट्स में हमारे हैं वही इनकम टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर ये नहीं देखेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है, सबको टैक्सेस पे करने हैं। स्पेशल डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर सिन गुड्स का एक कॉन्सेप्ट आया है ना। वैसे तो काफी पुराना ही कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर गवर्नमेंट बोल रही है कि जो 28% वाले गुड्स थे उनमें से कुछ हम 40% में ले आएंगे, जैसे कि जो टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। तो वो प्रोडक्ट जो सोसाइटी में यहाँ पर किसी भी तरीके का एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेकर आ रही हैं या लोगों की हेल्थ अफेक्ट करेंगी, वो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में सिन गुड्स हैं या हार्मफुल गुड्स हैं। अब आ जाते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस पर। तो जैसा हमने देखा 1 जुलाई 2017 से ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो यहाँ पर हमारे देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में पूरा का पूरा सारा इन्फॉर्मेशन दिया था। और उस टाइम पर जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल इन सब लोगों ने मिलकर इस पूरी चीज को कहीं ना कहीं ऑपरेशंस में लेकर आए थे। अब जीएसटी में क्या देखा हमने कि अलग अलग तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सबस्यूम होकर एक फाइनल टैक्स ब्रैकेट में आ गए, दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी यहाँ पर एक यूनिफाइड सेंट्रल और स्टेट टैक्स है। ठीक है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है हमारे कंज्यूमर्स के लिए, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाती है और फिजिकल इंटरफेस भी। जीएसटी आया क्यों था? क्योंकि इतने सारे टैक्सेस को लोग समझ ही नहीं पाते थे। जब उनके हाथ में एक बिल आता था उन्हें पता ही नहीं चलता था कि किस तरीके से यहाँ पर सेलर ने हमारे ऊपर रेट्स को लगाया हुआ है, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, कोई फ्रॉड तो नहीं कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लगा दिए। बट अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम होटल में खाना खाने के लिए गए और हमने कोई सर्विस यहाँ पर यूज की तो सर्विस के लिए हमें 18% जीएसटी पे करना है। हमने कोई सामान खरीदा तो हम देख लेंगे कौन से टैक्स स्लैब रेट में वो आएगा, राइट। तो यहाँ पर जब आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो सच एज सेल, परचेज, बार्टर, लीज, इंपोर्ट हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हमारा जीएसटी लगेगा। लीज के लिए हमने इंड एस 116 में ये पूरा पार्ट पढ़ा भी था। अब आ जाते हैं कि भाई यहाँ पर जीएसटी में क्या क्या चीजें एग्जाम्प्टेड हैं। तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहलिक लिक्विड जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, इन पर अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं, इसीलिए ये जीएसटी के अंडर नहीं आते। अब इंडिया में हम डुअल जीएसटी मॉडल यूज करते हैं, जहां पर एक हिस्सा यूनियन गवर्नमेंट लेती है और स्टेट गवर्नमेंट एक हिस्सा लेती है। तो कलेक्ट ऑल दो यूनियन गवर्नमेंट ने करा, लेकिन फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 3 तरह के हमारे पास में जीएसटी होते हैं। एक होता है एसजीएसटी और इसी की तरह होता है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आता है सेंट्रल जीएसटी और फिर आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इसे कैसे समझोगे? तो मान लो आप एक यहाँ पर दिल्ली में रहने वाले पर्सन हो और आपने दिल्ली में ही कोई सामान परचेज किया। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और जो कंज्यूमर है दोनों ही दिल्ली के हैं। तो गवर्नमेंट ने मान लो यहाँ पर इस पर्टिकुलर गुड पर जो आपने खरीदा 18% का टैक्स लगाया। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है आप तो टैक्स पे कर दो, आपने टैक्स पे किया 18%, अब इसका 9% रखेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके अंडर? सीजीएसटी के अंडर। और बाकी का 9% कौन रखेगी? स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, किसके अंदर? एसजीएसटी के। और यूटी है तो यूटी रखेगी। ठीक है, ये कब हो रहा है? जब दिल्ली में ही कंज्यूमर है और दिल्ली में ही मैन्युफैक्चरर है। अब एक यहाँ पर केस समझो, मान लो आप मध्य प्रदेश से हो और यहाँ पर कोई आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो कर्नाटका से है। तो कर्नाटका में मैन्युफैक्चर हुआ, कंज्यूम हुआ मध्य प्रदेश में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जब टैक्स कलेक्ट करेगी, मान लो 18% का टैक्स कलेक्ट किया,
तो किसको टैक्स मिलेगा? 9% मिलेगा मध्य प्रदेश को, और 9% किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सीजीएसटी आपका यहाँ पर जाएगा, और एसजीएसटी में एमपी को, कर्नाटका को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं आईजीएसटी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर अलग है और फाइनल कंज्यूमर अलग स्टेट में रहेंगे। ओके, तो अब आपने क्या क्या समझ लिया यहाँ पर कि जीएसटी जो है वो ये देखा जाता है उसमें कि कंजम्पशन कहाँ पर हो रहा है। तो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, जहां पर हमारे उस स्टेट को पेमेंट की जाएगी जहां पर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम की गई, ना कि वहां पर जहां इनको प्रोड्यूस किया गया। तो अगर आप एक स्टेट के अंदर हो, विद इन अ स्टेट मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन हुआ, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, अदरवाइज यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। और इंपोर्ट अगर हमने सामान किया, तो ऐसा तो नहीं है कि यूके में अगर कोई सप्लायर है तो वो हमारी जगह से जीएसटी फाइल करेंगे। ऐसे में इंडियन सिटीजन को अपने यहाँ पर ही जीएसटी फाइल करना है, तो ये भी आपका आईजीएसटी के अंडर ही आएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब आती है बात जीएसटी काउंसिल की। तो आपने देखा था कि 15 अगस्त को यहाँ पर 2025 में, बेसिकली इस साल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बोला कि जीएसटी की 2 टैक्स स्लैब्स को मैं कंप्लीटली हटा दूंगा, लेकिन ये काम दिवाली तक होगा। उन्होंने ये क्यों नहीं किया कि जैसे ही वो अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स लाते हैं वैसे ही इम्प्लीमेंट शुरू हो जाती है, अभी वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स ने अपनी रजामंदी नहीं दी। अब स्टेट्स कैसे रजामंदी देंगे? वो देते हैं जीएसटी काउंसिल के थ्रू, जहां पर हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, और ये एक गवर्निंग बॉडी है जीएसटी के लिए। तो यहाँ हमारे मेंबर्स होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स। तो अलग अलग स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर होते हैं। यहाँ पर टैक्स रेट्स को रिकमेंड किया जाता है, एग्जाम्पशंस कौन से रखे जाएंगे और क्या कंप्लायंस रूल्स रखे जाएंगे वो देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में। अब आपको पता है कि कोई इंसान जब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो रॉ मटेरियल खरीदता है, राइट? ऐसे ही जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा तो हमने टैक्स पे किया, फिर मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बाद में जब उन्होंने ये सामान होलसेलर को बेचा तो होलसेलर ने यहाँ पर जीएसटी पे किया, फिर होलसेलर ने ये सामान रिटेलर को बेचा तो रिटेलर ने, बेसिकली क्या हुआ, रॉ मटेरियल जब हमने खरीदा तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने इसको खरीदने पर जीएसटी पे किया। सिमिलरली मैन्युफैक्चरर ने जब इसको होलसेलर को बेचा तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को, फिर इसके बाद में यहाँ पर रिटेलर ने होलसेलर को, और कंज्यूमर ने यहाँ पर रिटेलर को। तो ऐसे में इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा सोर्स होगा कि अगर हमने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है तो गवर्नमेंट उसे हमें वापस कर देती है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो मान लो यहाँ पर किसी ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, क्या किया उन्होंने, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और 18% जीएसटी दिया। तो 18,000 रुपीज जब आपने जीएसटी पे कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में ये तो आपने बाई किया, अब आपने सेल करा इसको मान लो 1.5 लाख रुपए का। अब 1.5 लाख रुपए में यहाँ पर आपका 18% का अगेन जीएसटी लगेगा, तो ये लग गया आपका 27,000 रुपए का। तो अब ये पर्सन जो है जिन्होंने सामान बेचा, क्योंकि 18,000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो ये 27,000 रुपए नहीं पे करेंगे टैक्स का, कितना करेंगे, केवल जो बचा हुआ 9,000 रुपीज है, ठीक है। तो इससे टैक्स ऑन टैक्स हम बच जाते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पर हमारे जो डीलर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं जीएसटी को के ऊपर अपना क्रेडिट, ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी कितनी हुई, आउटपुट टैक्स कितना था, जो सामान मैंने बेचा उसके ऊपर 27,000 का जीएसटी था, मैंने कितना पे किया था यहाँ पर अमाउंट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 18,000 रुपए जो है वो अपना पे कर दिया था। तो मेरे पास टैक्स क्रेडिट कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 9,000 रुपए का, मुझे अब टैक्स पे करना है, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी मेरे ऊपर 9,000 रुपीज की हो गई। आगे समझ में, चलो, अब कौन लाइबल है जीएसटी पे करने के लिए, तो जो सप्लायर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है, जब हमारे पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो, जैसे इंपोर्ट वाला केस मैंने बताया, कोई नोटिफाइड सप्लाईज हैं जहां पर कि रेसिपेंट्स जो हैं वो लायबल होंगे, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर ई कॉम ऑपरेशंस हैं जैसे अमेजोन या फिर आपका फ्लिपकार्ट हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट कर लेते हैं, ई कॉम ऑपरेटर्स होते हैं जो कि यहाँ टीसीएस भी कलेक्ट कर रहे हैं।
अच्छा, अब थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन देख लो, तो 40 लाख रुपए यहाँ पर, जब आपका मान लो जीएसटी में टर्नओवर 40 लाख रुपए है, ठीक है, सॉरी 40 लाख से कम है, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर नहीं करना, अगर अदरवाइज आपको करना है अगर आप एक नॉर्मल स्टेट से हो। अगर आप स्पेशल स्टेट कैटेगरी में आते हो तो आपका फिर टर्नओवर 20 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप जीएसटी में एग्जाम्प्टेड हो, अदरवाइज आपको भी जीएसटी यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कब हमारे ऊपर लाइबिलिटी बनती है जीएसटी पे करने की। तो सेक्शन 12 एंड 13 हमारा सीजीएसटी एक्ट का बोलता है कि जब हमने सप्लाई करी गुड्स और सर्विसेज की, तो यहाँ पर जो भी चीज पहले होगी, या तो पेमेंट हमें पहले मिल गई, या हमने बिल पहले बना दिया, या फिर सामान हमारा पहले पहुंच गया, तो तीनों में जो भी चीज पहले होगी, है ना, अब हमने क्या करना है, हमें हो सकता है कि एडवांस पेमेंट मिल गई हो सकता है कि हमने सामान पहले भेजा हो, पैसा बाद में आया हो, या फिर हमने पहले बिल बना दिया उसके बाद सामान भेजा। तो जो भी चीज पहले होगी, तब हमारे पास में एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि हमें जीएसटी पे करना है। अब किसको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने हैं, तो जितने भी जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स मतलब कंपनीज हो सकती हैं, तो नॉर्मल टैक्स पेयर्स यहाँ पर मंथली जीएसटीआर 1 और 3 भी यूज करेंगे। जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, वो क्वार्टरली इसको पे कर सकते हैं, वन जीएसटीआर 1 फॉर्म और मंथली जीएसटीआर 3 को यूज कर कर। कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर्स हैं तो ये क्वार्टरली कर लेंगे स्पेशल रिटर्न फॉर्म्स के थ्रू। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स मंथली, टीडीएस टीडीएस डिटेक्टर्स मंथली, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस हमारे जब भी एक्टिविटी कंडक्ट होगी। ये क्या है टीडीएस टीसीएस, ये मैंने आपको आपके लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था। बैंक्स यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम अब यहाँ पर ऑप्ट नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे, जीएसटी आने के बाद में नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपने जीएसटी टाइम पर नहीं पे किया तो आपको लेट फी भी देनी पड़ेगी, जिसमें कि 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट आप पर चार्ज किया जाएगा डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स में। और ये जो ड्यू डेट थी उससे लेकर आपकी एक्चुअल पेमेंट, मान लो 15 अगस्त को मेरे को टैक्सेस पे करने थे और मैंने 25 अगस्त तक नहीं किए, तो 10 दिन के हिसाब से मुझ पर क्या लगेगा, 18% पर एनम के हिसाब से टैक्सेस लगेंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर इसको हम 365 डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। एडवांटेजेस क्या है जीएसटी की, तो अब पहले जो बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्स स्ट्रक्चर्स थे जो हमें समझ नहीं आ रहे थे, अब वो सिंप्लीफाई हो गए। यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो हमारी कम हो गई, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गई, बेटर हमारा टैक्स बेस बन गया और कंप्लायंस अच्छे से होने लगा, टेक्नोलॉजी का ड्रिवन सिस्टम हमारे बन गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प होने लग गई, और जो कास्केडिंग इफेक्ट था कि हमें टैक्स के ऊपर टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, उससे भी अब हम बच गए। तो प्राइस रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, जो कास्केडिंग इफेक्ट था वो जैसे ही हमारा हटा, उसके बाद में एंड कंज्यूमर को फायदा हुआ। अब आ जाते हैं जीएसटी प्रोविजंस पर। अच्छा, एटीएम अगर हम खरीदते हैं, एटीएम चार्जेस हम यहाँ पर कितने लगते हैं, उसके ऊपर कितना जीएसटी लगता है, 18%। बैंक से कोई सर्विस ली जाए कितना जीएसटी लगता है, 18% लगता है। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुए। अब अगर हम बात करें हाई वॉल्यूम और हाई वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो बैंक्स को बहुत दिक्कत आती है। बैंक का एक कस्टमर है, ठीक है, उसने एटीएम कार्ड यूज करा या फिर डेबिट कार्ड यूज करा, मान लो कर्नाटका में, बैंक अकाउंट इनका है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में इनका बैंक अकाउंट है, पैसा वहां से कटेगा, लेकिन यूज होगा कर्नाटका में। तो ऐसे में जीएसटी कहाँ पर लगवाना है, ठीक है, कहाँ शो करना है, ये बैंक के लिए दिक्कत हो गई। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन हैजल्स देखने के लिए मिले। पहले एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन हो जाता था कि भाई पूरे के पूरे बैंक का एक रजिस्ट्रेशन है। अब यहाँ पर हर एक स्टेट में इनको अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ेंगे। फिर आती है बात कंप्लायंस बर्डन्स की, तो मल्टीपल रिटर्न्स, पेमेंट रिक्वायरमेंट्स, फॉर्मेट्स और बहुत ज्यादा डिटेल्स की दिक्कत है। इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, तो पहले बैंक्स जो हैं उनको सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स का 50% अमाउंट रिवर्स मिल जाता था, वापस मिल जाता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहले क्या था कि पहले ठीक है आपको इस पर से 50% वापस मिल जाएगा, और जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है, उन पर आप क्या कर रहे हो, फुल क्रेडिट ले रहे हो अपने कैपिटल गुड्स पर। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं,
कि 50% क्रेडिट रिवर्सल केवल और केवल कैपिटल गुड्स के लिए रह गया है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो यहाँ पर कैपिटल आप अपने लिए अवेल कर रहे हो, वो बढ़ गई। अब इसके अलावा देखो, अब बैंक की अलग-अलग ब्रांचेस हैं, अलग-अलग ब्रांचेस में अलग-अलग यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि जो जीएसटी के ऑफिसर्स हैं हमारे, ठीक है, वो हर एक रूल को अलग-अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे, जिसकी वजह से बैंक को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो अब हर स्टेट की अथॉरिटी जो है वो अपने इश्यूज को अलग-अलग तरह से इंटरप्रेट करती है, जिसकी वजह से एडजुडिकेशन काफी लॉन्ग हो जाता है, मल्टीपल ओपिनियंस और मल्टीपल काफी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। इश्यूज की बात करें अगर हमारे रिवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने अकाउंट का बताया, अब प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है और लोकेशन जो है रेसिपेंट की वो अलग है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेट हमारा रेसिपेंट का बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना। अगर मल्टीपल एड्रेसेस है, नॉन अकाउंट लिंक्ड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर की बन जाएगी। तो यहाँ पर जो कंपनीज के बैंक ऑफिसेस किसी एक स्टेट में हैं, लेकिन उसके ऑपरेशंस यहाँ पर अलग-अलग स्टेट्स में है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। कंपनी है बैंगलोर में, ऑपरेट कर रही है आपका गुड़गांव में भी, नोएडा में भी, मुंबई में भी, तो यहाँ पर अब इसके अपने जो बैंक अकाउंट हैं वो तो कर्नाटका में ही है, बैंगलोर में ही है, तो ऐसे में कहाँ से जीएसटी रजिस्टर किया जाए, वो दिक्कत की बात है। अंडर सर्विस टैक्स यहाँ पर हमारे एक्शनेबल क्लेम्स जो थे वो टैक्सेबल नहीं थे, यहाँ पर ये सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाते हैं, जैसे बिल डिस्काउंटिंग, सिक्योरिटाइजेशन। अब ये सब यहाँ पर बी टू सी या फिर बी टू बी के अंडर जीएसटी पर एप्लीकेबल है, इन पर जीएसटी एप्लीकेबल है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन फीस, जैसा मैंने बताया, एटीएम ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट कार्ड फी, फंड ट्रांसफर, सब पर 18% जीएसटी लगता है, तो कस्टमर्स जो है उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाती है और वो सर्विसेज लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। इंटर ब्रांच सर्विसेज जो है वो भी टैक्सेबल हैं। इसके अलावा बैंक्स यहाँ पर लेटर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पेपर वर्क और ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती हैं। ओके, तो बैंक्स के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर हो गया है। अब जीएसटी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कौन से ट्रांजेक्शन पर लगेगा। जब हमने सेल या ट्रांसफर करा गुड्स और सर्विसेज का, ऑफकोर्स, इंपोर्ट करा ऑफकोर्स, लीज पर ऑफकोर्स, तो यहाँ पर तीनों पर लगेगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। इनमें पूछा कौन से आइटम्स आपके जीएसटी रिजीम में नहीं आते। अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब आपके जीएसटी रिजीम में नहीं आते। बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रीमियम और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अंडर द सिस्टम ऑफ जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, जो कि स्पेशल स्टेट कैटेगरी में आते हैं, इनके लिए है 20 लाख, और नॉर्मल स्टेट के लिए क्या था आपका 40 लाख। इनमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जीएसटी जो है वो ब्रॉडन कर रहा है टैक्स बेस को और बेटर टैक्स कंप्लायंसेस कर रहा है, डेफिनेटली ट्रू है। ये यहाँ पर आपका कंपोनेंट ऑफ वैल्यू एडिशन पर लगता है ईच स्टेट में, जैसा हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट में देखा। ये इसने यहाँ पर बिजनेसेस को डिफिकल्ट करा है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प किया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ये आंसर बन जाएगी क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। जीएसटी इंश्योर करेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स और स्ट्रक्चर्स जो है वो यूनिफॉर्म है, तो ऑफ कोर्स, और जब ये चीज यहाँ पर हटने लग गई, कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया, तो तुरंत से गवर्नमेंट एक्शन में आई और उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट है, पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट वाइल टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड। तो जीएसटी ने किस किस को रिप्लेस किया है, सेल्स टैक्स को, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या था आपका, वैल्यू एडिशन टैक्सेस थे, है ना, एक्साइज ड्यूटी के अलावा, और आपका ऑक्ट्रॉय थे, सरचार्जेस थे, एक्साइज ड्यूटीज हमने ऑलरेडी देख ली, राइट। चलिए, अब यहाँ पर आपका ये जो 30th चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अब गाइज इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है जेआईआईबी का कोर्स, जो कि आपको आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आप आगे चाहते हैं मैं सीरीज स्टार्ट करूं, उसके बारे में भी आप डिमांड कर सकते हैं। अब इस जेआईआईबी के पैक में आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको सभी चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। मैकमिलन में जो बैक में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक एक्सरसाइज, वो क्वेश्चंस मिलेंगे।
साथ में टॉपिक वाइज आपको पर्टिकुलरली हर यूनिट के आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिलेंगे। फिर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जो करेंटली एग्जाम अभी आया था, इस बार जो एग्जाम आया है उसके लेवल को मैच करते हुए। इसके अलावा यहाँ पर आपको 125 केस स्टडीज बहुत ही हाईली डिफिकल्ट लेवल के हर सब्जेक्ट के ऊपर मिलेंगी, जिससे कि अगर आपको एएफएम टफ लगता है तो एएफएम के आपने मॉक्स वगैरह लगा लिए, उन क्वेश्चंस को और देख लो तो आपको थोड़ा आसानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी तरफ से मिलेंगे। तो इतना सब कुछ आपको एक जगह पर मिलेगा और एक ही पैक के अंदर मिलेगा, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ ज्वाइन करना तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि क्या यहाँ पर वीडियो क्लासेस हैं? वीडियो क्लासेस आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे और पेड लेवल कंटेंट ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ। तो जो लोग नहीं भी ज्वाइन करना चाहते उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस देखो मॉक्स वगैरह खरीद लो, मैं ये आपको बोलूँगी। माइट भी पूरा कोर्स नहीं खरीदना चाहते जेआईआईबी के लिए, कैब के लिए तो वो चीज़ मत करना। लेकिन एटलीस्ट मॉक्स ना लगाओ, क्योंकि मॉक्स इस बार जिन लोगों ने नहीं लगाए थे फिर वो परेशान हो रहे थे कि क्लासेस तो कर ली थी, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा लक भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप तुक्के भी मारते हो, पर डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन अपनी पूरी कर लेनी चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।